नहीं मेरी पिछली वाली वीडियो बंद हो गई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. Hi guys, in this video I'm gonna give you the ultimate commerce guide you will ever need. अब इसके बाद देखो आपकी मर्जी है, या तो आप पढ़ने बैठ जाओ या YouTube पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो स्क्रॉल करते रहो. ऑनेस्टली मैंने इस वीडियो में मोस्टली एवरीथिंग कवर कर दिया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. My name is Sneha. I have scored 95.6% in my class 12 boards and I was the school topper of my school for the session 2025 to 2026. In this video मैं आपको बताऊंगी मेरी जर्नी, मैंने क्या क्या किया और the common mistakes और helpful resources. ठीक है, so let's get started. First start with accountancy, the main subject of commerce. इसमें यू डोंट नीड टू रीड अकाउंट्स. बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बुक खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ आ रहा है आगे बढ़ो, ये समझ आ रहा है ठीक है आगे बढ़ो. ऐसा नहीं करना है. यू नीड टू सॉल्व अकाउंटेंसी. प्लीज़ डोंट रीड अकाउंटेंसी, सॉल्व इट एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड. एक तो भाई अकाउंट्स में ना एक पैटर्न फॉलो करना, बुक 1, बुक 2, बुक 3. और बुक 1 भी ये नहीं कि पहले चैप्टर 1 किया फिर चैप्टर 7 पे पहुँचे, चैप्टर 2 कर लिया फिर 5, 4, 3, 9, 10 ऐसे से करते रहो. ठीक है, यू नीड टू फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, तभी तो वो दिया है ना. और ऐसे ही होता है रियल लाइफ में, पहले PSR होती है, फिर एडमिशन होता है, फिर रिटायरमेंट होता है. शुरू के चैप्टर्स में जैसे गुडविल है, उसमें इलस्ट्रेशंस जो है वो कुछ सेम है. तो यू कैन रीड बुक 1 में कि हाँ ये समझ आ रहा है तो यू कैन टेक. पर शेयर्स हो गया, कैश फ्लो हो गया, उसमें तो बैठ के अच्छे से पढ़ना. रेशियोज़ के फॉर्मूले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मतलब अकाउंट्स में तो ना एक पैटर्न होता है. अगर आप PYQs का पेपर देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि उसमें अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं आता है, बहुत ही ईजी आता है. बट एक पैटर्न होता है. 20 MCQs तो होती हैं. एक 6 मार्कर्स का शेयर कैपिटल का MCQ आता है, एक 6 मार्क का कैश फ्लो आता है, एक डिबेंचर्स में जो वो 6 केसेस होते हैं उसमें से क्वेश्चन आता है. तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल पेपर होता है अकाउंट्स का. अकाउंट्स में 100 लाना इज़ वेरी इजी. मेरे अकाउंट्स में 95 आए थे और मेरे को पता है मैंने क्या गलती की है, बट मैं अपने आप को ही डाउट करने लग गई कि मैंने उसमें रेक्टिफाई नहीं किया. मैंने एक बैच लिया हुआ था. अकाउंट्स ना शुरू से मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है. मेरे मिड टर्म में पता है अकाउंट्स में कितने आए थे? 42. और बोर्ड्स में 95 आए. एक तो इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ाई की लास्ट टाइम पे, और एक इसलिए भी क्योंकि मैंने कुछ एक स्ट्रैटेजी फॉलो की और पैनिक नहीं किया. एक अकाउंट्स में आपको एक चीज़ बताती हूँ, दैट आई हैव मेंटेन दिस, एक पतली सी कॉपी. ठीक है, इसमें मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई है, बट बेसिक फार्मूलाज की जब जा रहे हैं तो यू कैन टेक कि हाँ हाँ ये है ये है ये है. जैसे आई विल शो यू इफ़ यू कैन सी कि जैसे यहाँ पे मैंने PNL अकाउंट बना लिया. अभी आपको लग रहा होगा कि PNL अकाउंट कौन बनाता है, बट तब जब मैंने बनाया था तब तो मुझे नहीं आता था ना. तो PNL अकाउंट बना लिया, फिर IOC के फार्मूला, IOD के फार्मूला, ऐसे अपनी लैंग्वेज में कि शॉर्ट फार्मूला बुक टाइप ऑफ. एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल बाय द वे. ठीक है, आप ये बनाना ज़रूर एंड यू विल थैंक मी लेटर. जैसे आपके CUET में भी काम आ जाएगा ये. जैसे मैंने एक जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये नहीं कि इसको बढ़ा चढ़ा के इंग्लिश में लिखना है, ऐसा कोई देख तो रहा नहीं है ये. तो फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन कि पार्टनरशिप में इट इज़ सेपरेट बिजनेस एंटिटी येस, सेपरेट लीगल एंटिटी नो. CUET में भी हेल्पफुल होगा ये और बोर्ड्स में तो होगा ही होगा. सो पैनिक नहीं करना है पहले तो. अकाउंट्स में पेपर बहुत प्रिडिक्टेबल आता है. मैंने पता है क्या किया था, बोर्ड से 10 दिन पहले मैं एक पैटर्न फॉलो करती थी. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दिन के 3 PYQ करने ही करने हैं. मेरे PYQs में 68+ आ रहे थे, तो मतलब बोर्ड में भी सेम आ ही जाएगा. वो 68 हुआ, फिर लास्ट में आते आते वो 75, 76 पहुँच रहा था. तो उतने ही मेरे बोर्ड्स में आए हैं ना. तो PYQ करो एंड दैट्स ऑल फॉर अकाउंटेंसी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मेरे 94 आए हैं. बिजनेस स्टडीज़ इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट. ठीक है, उसमें यू जस्ट हैव टू रीड इट. उसमें निमॉर्निंग्स बहुत हेल्पफुल होता है. एक तो बिजनेस स्टडीज़ में मैं एक केस बताती हूँ. ठीक है, क्या हुआ था, मिड टर्म की बात है. एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने लिखा था मेरे 6 मार्क्स दिए आउट ऑफ 6 सर ने, और मेरी फ्रेंड ने लिखा था उसको 3 मिले. क्यों?
बिकॉज कीवर्ड्स मैटर इन BST। उसने अपनी लैंग्वेज, उसने सही लिखा है आंसर तो, पर अपनी लैंग्वेज में लिखा तो सर ने उसे ही डांट दिया। और ये बोर्ड्स में भी होगा अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो NCERT के जो मतलब पॉइंटर्स दिए होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि प्लानिंग, मेरे को डिसएडवांटेज याद आ रहा है, जो भी पॉइंट्स दिए होते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, उसको लर्न करना ही पड़ेगा। प्रोसेस के लिए तो यू कैन यूज़ निमोनिक्स। फॉर एग्जांपल मुझे अभी तक याद है, देखो ऑर्गेनाइजिंग में आइडिया विद द स्माइल, IDEA के नीचे स्माइल, तो दैट इज़ IDAE इंटरचेंज। स्टाफिंग में वो एक स्टाफिंग प्रोसेस था, उसके लिए मिसेस पॉड PPC, ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स बना रखे थे मैंने। उसको याद करो तो स्टाफिंग प्रोसेस या जो भी प्रोसेस है वो आसानी से लर्न रहता ही है। बिजनेस स्टडीज़ की जो बुक 2 है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, तो उसमें यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो फाइनेंशियल टर्म्स है उसमें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश। इंग्लिश में आई स्कोर्ड 100। एंड सीरियसली मैंने इंग्लिश में 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू की होगी। इंग्लिश में ना बहुत सिंपल है चीज़ें, मेरी ग्रामर बहुत वीक है। चल झूठा। अगर आपकी भी ग्रामर वीक है सो डोंट वरी, आपके भी 100 आ सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि एक तो इंग्लिश में ग्रामर आती नहीं है 12th क्लास में, बिगेस्ट पॉइंट, थैंकफुल। तो ग्रामर आती नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग में यू नीड टू फॉलो अ फॉर्मेट अगर आपने लर्न कर लिया है तो आपको और कुछ करना ही नहीं है, बेसिक उसकी स्टार्टिंग पॉइंट लर्न कर लो। फॉर एग्जांपल नोटिस में दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट दिस एंड दैट। लेटर टू दी एडिटर में जो लाइन होती है, एक तो स्टार्टिंग की लाइन लर्न कर लो तो आपका यूं ही आंसर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। फॉर लिटरेचर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। मैंने एक रेफरेंस बुक ले रखी थी, तो उसमें कुछ वर्ड्स थे और मैं ना कुछ यूनिक वर्ड्स यूज़ कर लेती ताकि मेरा आंसर ऑटोमेटिकली अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल वेरी अप्रोप्रिएट की जगह आई कैन यूज़ अपोजिट। वो विलियम वाला जो चैप्टर था उसमें ही वॉज टेरिफाइड ऑफ वाटर, तो टेरिफाइड की जगह यू कैन राइट पेट्रीफाइड, आपका आंसर ऑटोमेटिकली यूनिक लगेगा। एक और चीज़ यू कैन डू इज़, जो मैंने हर क्वेश्चन में ही किया है, जैसे फॉर एग्जांपल वो लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर है उसमें फ्रांस है, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आए उससे, जैसे वाई ही वॉज लेट फॉर द स्कूल, ठीक है, यही आया है, तो स्टार्ट विद दी, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ऑथर्स लर्न नहीं होता है, तो यू कैन स्टार्ट कि इन लास्ट चैप्टर रिटन बाय दिस देन योर आंसर। इससे आपका ऑटोमेटिकली आंसर इम्प्रेसिव लगेगा, ठीक है, यू कैन यूज़ दिस। और अगर आप वन शॉट देखते हो इंग्लिश के तो ट्राई कि आप वो इंग्लिश में ही देखो, क्योंकि हिंदी में देख के इंग्लिश में हम फिर अपने ही वर्ड्स में लिख के आ जाते हैं, पर इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ वर्ड स्टोर होते हैं, यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सॉरी दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आई स्कोर 95। इकोनॉमिक्स में तो मैंने एक ब्लंडर कर दिया था, वो भी मैं नहीं बता रही, बट इकोनॉमिक्स में पहला तो मैक्रो है, उसके लिए माइक्रो के आपको बेसिक्स आने चाहिए, पर अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा स्टिल यू कैन स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर। क्या बोल रही हूँ मैं, होता है मैक्रो एंड आईडी। मैक्रो में आपको अगर माइक्रो आपने अच्छे से पढ़ी है 11 में तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बेनिफिट होगा, बट डोंट वरी अगर आपने तभी भी नहीं पढ़ा तो अभी भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। मैक्रो में तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्लीज़ उसे रटने मत बैठना, रटने से या तो आप अभी रट लोगे बाद में भूलोगे, या अपने एग्ज़ाम टाइम तक भी याद रहेगा ना तो एग्ज़ाम में भूल ही जाओगे इन दी एंड। तो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उसे समझो कि वो ऐसे ग्राफ क्यों जा रहा है, वो जो फॉर्मूला है उसका मतलब क्या है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इकोनॉमिक्स में नोट्स नहीं बनाए, बट फॉर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए ताकि मुझे याद रहे। फॉर एग्जांपल वो जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स थे उसके जो फार्मूलाज थे वो मुझे लर्न नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक समोसे वाली कहानी बनाई, उसके फिर नोट्स बनाए जिससे मुझे याद रहने लगा, ठीक है। एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाला चैप्टर, उसके मैंने नोट्स बनाए थे ताकि मुझे लर्न रहे। वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखो कि आपको नोट्स से लर्न होता है या किस चीज़ से लर्न होता है। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमिक, उसमें भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है,
उसमें तो आप NCERT रीड करो. NCERT इज़ द बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स, IED. मैक्रो भी अच्छी है NCERT की, बट रेफरेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि वो बस सिंप्लीफाइड होगी रेफरेंस. NCERT इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है मैक्रो की. बट IED में आप वही कीवर्ड्स यूज़ करना जो NCERT में लिखे हैं अगेन. एंड IED में आप बहुत बार चैप्टर्स पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, वीडियो देखो या रीडिंग करते रहो, आपको अपने आप लर्न होने लग जाएगा. उसको रटना मत प्लीज़, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो. और एक स्टोरी लाइन क्रिएट करो कि इंडिपेंडेंस से पहले ऐसे था एग्रीकल्चर, फिर ऐसे आया, फिर रिफॉर्म्स आए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ. एक तरीके से हिस्ट्री बट नॉट एग्जैक्ट हिस्ट्री. तो उसको एक स्टोरी लाइन की तरह पढ़ोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा और आपको आसानी से लर्न हो जाएगा. बस इकोनॉमिक्स में यू डोंट नीड टू कि रटना ही है, यू नीड टू रिवाइज, बार बार रिवाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू विल स्कोर गुड स्कोर्स. ठीक है. Now let's move on to physical education. Easiest subject, most ignored subject. प्लीज़ उसे इग्नोर मत करना. दिस इज़ दी ओनली सब्जेक्ट जो आपकी परसेंटेज को एक बूस्ट दे सकता है. लिटरली मान लो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से इंटरचेंज भी कर सकते हो फॉर एग्जांपल, है ना. तो फिज़िकल एजुकेशन को इग्नोर मत करना, बट ये भी नहीं कि उसको हर दिन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. बस एग्ज़ाम से, बोर्ड एग्ज़ाम से, स्कूल एग्ज़ाम से तो 2 दिन पहले पढ़ोगे तो हो जाएगा. बोर्ड एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तो शुरू कर ही लेना, धीरे धीरे पढ़ना. मैंने वो जाकी भैया की वीडियोस देखी थी एग्ज़ाम से पहले जो आती हैं. मैंने उनके शुरू में वन शॉट, फिजिकल एजुकेशन मैंने पूरी जाकी भैया से की है, तो उनके वन शॉट्स देखे थे मैंने. फिर लास्ट में उनकी जो मैराथॉन्स आई थी, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई थी, मैंने वो सारी अटेंड की और मुझे वो लर्न भी हो गया था. आप बुक भी पढ़ सकते हो एक बार. मेरे फिज़िकल एजुकेशन में 94 आए थे, वो भी MCQs पता नहीं क्यों इतने ट्रिकी आए थे भाई इस बार. अभी भी फिज़िकल एजुकेशन में कुछ ट्रिकी नहीं आता है असल, बस MCQs थोड़े हो सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो फिज़िकल एजुकेशन को लाइटली मत लेना, बट उसको भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देना क्योंकि वो आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मैं थोड़ी सी टिप्स दे देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ़िज़िकल एजुकेशन हो गया, BST हो गया, उसमें क्या करना कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है. ठीक है. तो आपने पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का एक सर्कल बनाना, उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखना, फिर ऐसे एरोज़ बनाना और ऐसे सर्कल बनाना और फिर वहाँ पे पॉइंट्स लिख देना, जैसे एक मतलब डायग्राम सा बना देना, फिर उसके नीचे उसे एक्सप्लेन करना. इससे आपका आंसर ऑटोमेटिकली इम्प्रेसिव लगेगा. ठीक है. आपको शीट्स के पैसे नहीं देने तो अच्छे से शीट यूज़ करो, बिल्कुल खुला खुला लिखो. एक तो सुंदर हैंड राइटिंग मेंटेन करना. टीचर ना गंदी हैंड राइटिंग में यूं ही, आपने चाहे बिल्कुल सही लिखा हो, एक वही आप सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना, वही आप गंदी हैंड राइटिंग में लिखना. आपको अच्छी हैंड राइटिंग वाले में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, प्रेजेंट अच्छे से करना पेपर, जो कीवर्ड्स होते हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसे अंडरलाइन करना. हर एक क्वेश्चन के बाद अगर टाइम है, ये तो लास्ट में करना, पर हर एक क्वेश्चन के बाद टाइम है तो एक स्केल से लाइन खींच देना और यही डायग्राम वाइग्राम बना लेना. एग्ज़ाम से पहले खा के जाना, सो के जाना और बस स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छा जाएगा पेपर. 12 बोर्ड्स आर नॉट डिफ़िकल्ट, यू कैन डू इट, इट्स वेरी ईजी. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, यू कैन लाइक, you can comment, you can share and do subscribe. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.